नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म मैथ विजन में, जहां हम आपके बिहार बोर्ड 2025 जो मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं उन छात्रों के लिए मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। उसका सॉल्यूशन आज हम लोग करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग एक बार तैयार हो जाइए, सब लोग एक बार रेडी हो जाइए इन सारे प्रश्नों को उत्तर देने के लिए। और ये मॉडल पेपर मेरे प्यारे दोस्तों आपके एग्जाम का एक पैटर्न है। आपके एग्जाम में किस लेवल किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, एक सेट के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो छात्र सही तरीके से पढ़ लिए हैं या जो छात्र सही तरीके से पढ़े हैं वो इसका सॉल्यूशन 100% यानी 100% सही करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, यानी आपके मैट्रिक 2025 वार्षिक परीक्षा 2025 फाइनल में आपके 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। यानी 100 को ऑब्जेक्टिव से 50 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आपको करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए दोस्त, आज के वीडियो में हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप कितने बच्चे इन 100 प्रश्नों में से कितने का सही आंसर दे पाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आप याद रखिएगा कि एग्जाम में मात्र आपको 50 ही आंसर देना है। आप आज कितना भी दे दीजिए, 100 का 100 मार दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपके फाइनल एग्जाम में मात्र 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। और हाँ, उन 50 प्रश्नों का उत्तर देना है जो आप 100% कंफर्म है कि ये इसका आंसर यही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, 50 क्वेश्चन में 50 फ्री है, यानी बाई 1 50 और गेट फ्री 50। 50 गो में से 50 गो फ्री है, यानी कि एक क्वेश्चन पे एक फ्री मिल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फाइनल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा में जब भी आप परीक्षा देने बैठिएगा तो इत्मीनान के साथ क्वेश्चन को पढ़ करके, क्वेश्चन को समझकर, बुझकर, और तभी आप ओएमआर सीट पर उस ऑप्शन को पेंट करेंगे, उस ऑप्शन को रंगेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक ऑप्शन में 2 को पेंट करते हैं, एक प्रश्न में 2 ऑप्शन को आप रंगते हैं, तो आपका सारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, उसके बाद हल करते हैं। चलिए मेरे दोस्त, आज हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं बिहार ऑफिशियल मॉडल पेपर बोर्ड एग्जाम 2025, और ये रही सब्जेक्ट हिंदी की। तो साथियों, क्या आप लोग तैयार हैं? यस सर, हम तैयार हैं। तो शुरू करें। चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, हम क्वेश्चन को आपके सामने लेकर के आए हैं। ये 2025 में आने वाले प्रश्न का ये मॉडल सेट है। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो क्वेश्चन आपके सामने मतलब कि है ही। कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन प्यारे दोस्त, आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन ही पूछेगा। बहुत सारे लड़के कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या सर ये मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन आ जाता है। तो नहीं मेरे प्यारे साथियों, इसी के आधार पे क्वेश्चन पूछेगा, मैं वो भी बताता चलूंगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ये आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन रहा कि श तालव्य स मूर्धनी स दंती स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो हम आपको उच्चारण स्थान के वीडियो में एक बहुत ही सरल और सटीक आंसर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप बता पाएंगे। अकुबी सर्जनिया नाम कंठ, इचु यसा नाम ऋतु, रसा नाम मूर्धा। और सबसे पहले याद नहीं है तो इसको बोलते हैं तालव्य स तालु से, मूर्धनी स मूर्धा से, दंती स दांत से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मूर्धा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन ह्रस्व स्वर है? मेरे प्यारे साथियों, जब वर्ण की क्लास हम लोग ले रहे थे, वर्ण क्लास हम पढ़ा रहे थे, तो आपको वर्ण में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर पढ़ाए थे। क्या आप इनमें से ह्रस्व स्वर का चयन नहीं कर पाएंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें से ह्रस्व स्वर ए को लिए होंगे। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन योजक चिन्ह है? मेरे प्यारे साथियों, आपसे आपके एग्जाम में विराम चिन्ह से एक क्वेश्चन 100% पूछता है। यहां पर भी मॉडल सेट में आया है कि निम्नलिखित में से कौन योजक चिन्ह है। ये विराम चिन्ह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये सेट है मेरे प्यारे साथियों। तो विराम चिन्ह से आपका एक क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो विस्मयादि बोधक चिन्ह हो, प्रश्नवाचक चिन्ह हो, या योजक चिन्ह हो, उदाहरण चिन्ह हो,
एक हरी उदाहरण चिन्ह हो, दोहरी उदाहरण चिन्ह हो, प्रश्नवाचक चिन्ह हो। आपके यहाँ मॉडल सेट के एग्जाम में क्या पूछा है मेरे प्यारे साथियों? योजक चिन्ह पूछा है। ये योजक चिन्ह नहीं होता है, ये भी योजक चिन्ह नहीं होता है, ये भी योजक चिन्ह नहीं होता। आपका योजक चिन्ह क्या है? योजक चिन्ह है आपका ये, क्योंकि ये तो पूर्ण विराम है मेरे प्यारे साथियों, ये अर्ध विराम है और ये विस्मयादि बोधक। तो मॉडल सेट का मतलब कि इसी के आधार पर यानी विराम चिन्ह से आपका क्वेश्चन एक पूछेगा। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? मेरे प्यारे साथियों आपके एग्जाम में शुद्ध शब्द जरूर पूछेगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तालीम है, विलीन है, बहुमुखी है या समर्पित है? आप बताइए कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? तो मेरे साथियों मेरे विचार से विलीन शुद्ध शब्द यही लग रहा है, विलीन। तालीम दीर्घी कार से लिखा जाएगा, बहुमुखी। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी आपसे शुद्ध शब्द का भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कर रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास पूर्ण से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों हम प्राण वायु के आधार पे आपको 2 वर्ण पढ़ा है, अल्प प्राण और महाप्राण, और ये तो कंपन के आधार पे है। और यहाँ पे श्वास पूर्ण अल्प मात्रा के आधार पे पूछ रहा है, तो अल्प के मतलब कम, तो इसका आंसर क्या होगा? अल्प प्राण होगा। क्लियर? इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? अल्प प्राण होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन यही कह रहा है मेरे साथियों कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व होना, सारे बच्चे ध्यान देंगे, द्वित्व क्या होता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व होना, जैसे सच्चा लिखे हैं हमने, कच्चा लिखा है हमने, बच्चा लिखा है, और एक ही ध्वनि का द्वित्व होना यानी एक एक तरफ के 2-2 ध्वनि हो जाना, ऐसे ध्वनियों को हम युग्मक ध्वनियां कहते हैं, युग्मक ध्वनियां कहते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मेरे प्यारे साथियों हमने अभी लाइव क्लास में संधि नहीं पढ़ाई है, सारी बात समझ में ना? अगर संधि पढ़ा दिए होते तो आप इसका सॉल्यूशन कर देते, नहीं कि पढ़ाए हैं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा अगला वीडियो का अगला टॉपिक जो होगा ना वो संधि का ही होगा, कुछ छोटी मोटी व्याकरण की टॉपिक बताने के बाद। महोत्सव का संधि विच्छेद जो लोग जानते हैं वो जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं वो उसका आंसर मानेंगे महाजोड़ उत्सव, महाजोड़ उत्सव। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। यशः जोड़ दा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? यशः धन दा की संधि क्या होगी? तो यशः धन जा की संधि होती है यशोदा। आ रही है बात समझ में ना? ये विसर्ग संधि है। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पवन, भवन, नयन, गायक, गायक, नायक, नायिका, शयन, ये सब अयादि संधि के उदाहरण होते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो पवन अयादि संधि है और ये बनेगा ओ कार में टूटेगा तो पो जोड़ अन होगा। मेरे प्यारे बच्चों टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जब हम संधि की क्लास करेंगे तो सारे कंफ्यूजन को आपको दूर कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कहने का मतलब कि जहां वाक्य की गति पढ़ते 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 एकदम रुक जाए, ट्रेन चलते 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 एकदम रुक जाए, तो क्या उसको हाल्ट बोलेंगे? हाल्ट पे एक्सप्रेस नहीं रुकती है, उसको स्टेशन बोलेंगे। और स्टेशन को अल्प विराम नहीं कहते हैं, स्टेशन को प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, स्टेशन को पूर्ण विराम के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों। क्या होगा? पूर्ण विराम। अल्प विराम के मतलब ऐसे होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे होता है, और उद्धरण चिन्ह ऐसे होता है। एक सिंगल उद्धरण चिन्ह होता है और एक डबल उद्धरण चिन्ह होता है। चलिए क्लियर है? आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण? कीर्तन शब्द मेरे प्यारे साथियों अगर लिंग अगर नहीं पढ़े हैं तो लिंग से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ओ क्या सर? तो लिंग स्त्रीलिंग की पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जानने का एक ही तरीका है मेरे प्यारे साथियों, वो क्या है कि उस शब्द से 2 वाक्य बनाएंगे, एक पुल्लिंग से और एक स्त्रीलिंग से। हमने बनाया कीर्तन हो रहा है, कीर्तन हो रही है। थोड़ी सी समझने के लिए अब बताइए कि कीर्तन हो रहा है कि हो रही है? तो कीर्तन हो रहा है।
तो हो रहा है, तो उस स्थिति में कीर्तन कौन सा लिंग होगा? कीर्तन हो रहा है तो कीर्तन पुल्लिंग होगा। क्लियर? आगे चलते हैं अगले सब क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? मेरे प्यारे साथियों, हम आपको एक बड़ा सा सुनहरा ट्रिक दिए थे लिंग पहचानना, कि जिस शब्द के अंत में आहट होगा, जिस शब्द के अंत में आवट होगा, जिस शब्द के अंत में आ होगा, जिस शब्द के अंत में आई होगा, जिस शब्द के अंत में ई होगा, जिस शब्द के अंत में ता होगा, यानी प्रत्यांत, वैसे शब्द जो ये प्रत्यांत यानी प्रत्यय लगे हो। प्रत्यांत के मतलब कि ये शब्द से प्रत्यय, जैसे लिखावट, बनावट, घबराहट, एकता, पशुता, मनुष्यता, पढ़ाई, लिखाई, पढ़ी, लिखी, ता भी आएगा। एकता, मनुष्यता, पशुता, ऐसे शब्द क्या होते हैं? तो आहट, आवट, आई, ऐसे जो शब्द होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वे सारे स्त्रीलिंग होते हैं। आ रही बात समझ में ना? ऐसे प्रत्यय जिन शब्दों में लगा है। अब यहां देखिए एकता, तो ता है ना, तो स्त्रीलिंग होगा। आगे कुजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कुजड़ी होगा कि कुंजड़िनिया होगा कि कुंजड़ाइन होगा कि कुंजड़िन होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, कुंजड़ी शब्द का स्त्रीलिंग कुंजड़िन होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। आपके सामने ये स्क्रीन पर ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। और ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये आपके सामने क्वेश्चन ये रहा मेरे प्यारे साथियों। सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? बंदूक एक बहुत सी उपयोगी शस्त्र है। वह गीत की 2-4 लड़ियां गाती है। वह गीत की 2-4 लड़ियां, ये मतलब 2-4 लाइनें गाती है। पुलाव बहुत लजीज है, लजीज है। और हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, इन चारों वाक्यों में से एक शब्द जो है, एक वाक्य जो है वो शुद्ध वाक्य है। और मेरे उम्मीद से आपका क्या आंसर होना चाहिए? आपका आंसर सही लगता है मुझे कि डी होना चाहिए। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ये शुद्ध। तो कहने का मतलब कि शुद्ध वाक्य से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यहां मेरे प्यारे साथियों, प्रत्यय और उपसर्ग से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के रहेंगे। और मैंने प्रत्यय उपसर्ग पढ़ा रखी है। आ रही बात समझ में ना? लाइव क्लास में पढ़ा रखी है। अगर क्रैश कोर्स में नहीं हुआ है तो वो भी हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। उपसर्ग पूछा है तो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है मेरे प्यारे साथियों, शब्द के पहले। और उपसर्ग शब्द के पहले अगर ये प्रत्यय की बात करें तो ये शब्द के अंत में लगता है। किधर? शब्द के अंत में। मेरा शब्द क्या है? शब्द है परिणाम। तो सबसे पहले प्रारंभ में देखेंगे परि, पर, प्र, प्रति। तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा? परि होगा। अगर परि निकालते हैं तो मूल शब्द नाम होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गायक शब्द है मेरे प्यारे साथियों, और इसमें आपसे प्रत्यय पूछा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका प्रत्यय जब भी क्वेश्चन में पूछेगा शब्द के अंत में देखेंगे। और अगर आप वर्तनी शुद्धिकरण उच्चारण यानी किसी भी शब्द का शुद्ध उच्चारण करते हैं तो आप उस शब्द से निकले प्रत्यय को आसानी से अलग कर सकते हैं। जैसे गायक, मैंने इस शब्द का उच्चारण किया गायक, गए तो है ही नहीं, क तो है ही नहीं, और उसके बाद एक भी नहीं होगा। कैसे सर? अगर गए निकालेंगे मूल शब्द तो भी नहीं होगा। गए जोड़ तो प्रारंभ में हो गया। क निकालते हैं अगर मेरे प्यारे साथियों, गायक में क निकालते हैं बाहर तो उपसर्ग, तो गाय गाय बनेगा। जो कि क्या पूछा है? प्रत्यय पूछा है आपसे। यक भी निकालेंगे, अगर गायक में यक निकाल देते हैं तो गा बनता है। ये भी सही सटीक नहीं। अगर निकालते हैं अक प्रत्यय तो गए जोड़ अक, मूल शब्द मेरा गए होगा और प्रत्यय अक होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पे जो प्रत्यय होगा वो क्या होगा? अक प्रत्यय होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप आसानी से हल कर लिए होंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के 3 भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं मेरे प्यारे साथियों? शब्द के 3 भेद होते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पर हम एक भी समय को जाया नहीं करेंगे। काम समाप्त।
आगे निम्नलिखित में यौगिक शब्द किस, यौगिक 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 रूढ़ होता है मेरे प्यारे साथियों, यौगिक होता है मेरे प्यारे साथियों, और एक योगरूढ़ होता है मेरे प्यारे साथियों। जिसको तोड़ने पे प्रत्येक खंड का अर्थ निकले उसे रूढ़ कहते हैं। इसको तोड़ेंगे तो प्रत्येक खंड का अर्थ नहीं निकलेगा, सॉरी, उसे रूढ़ कहते हैं जिसका अर्थ ना निकलेगा। प्रत्येक खंड का अर्थ निकलेगा यौगिक कहेगी, इसको भी तोड़ेंगे तो अर्थ नहीं निकलेगा, यह भी यौगिक नहीं है, यह भी यौगिक नहीं है। दूध वाला है एक और एक कान है, यह भी यौगिक नहीं है। तो इसको तोड़ेंगे तो दो भागों में दूध प्लस वाला वाला मतलब जिसके पास है यानी कि दूध है। तो यौगिक शब्द क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, दूध वाला हो गया। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? आपके एग्जाम में तद्भव और तत्सम से लेकर के एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? देख लीजिए, क्षीर तद्भव हिंदी शब्द, तत्सम संस्कृत। क्षीर के मतलब होता है खीर। आग क्या पूछा है? तद्भव। क्षीर खीर, आग ये इसकी संस्कृत अग्नि होती है। हैजा इसकी संस्कृत भी एक, ये भी एक शब्द ही है। जूता ये भी एक शब्द है, जूता। आपसे क्वेश्चन पूछा है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में तद्भव कौन है? तो तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। हैजा भी संस्कृत वाला, जूता भी अग्नि, अग्नि तत्सम है और इसका तद्भव क्या होगा? आग होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? मेरे प्यारे साथियों, तत्सम के मतलब संस्कृत शब्द होता है और आप इसमें चारों ऑप्शन में से आपके जो संस्कृत के शब्द दिख गए वो उसको आप मार दीजिएगा तत्सम शब्द। खरपर, मोर संस्कृत मयूर होता है, मयूर माने मोर। कीमत संस्कृत मूल्य होता है, और चिड़िया संस्कृत खग होता है, और खरपर का मतलब खप्पड़ होता है। खप्पड़ के मतलब खपड़ा से बना एक पात्र होता है। अरे बात समझ में ना, खरपर उसी को बोलते हैं जिसमें मां काली महिषासुर का वध करने के बाद खप्पड़ में उसके शरीर और उसके सॉरी सिर का खून लेकर के पी गई थी। उसी जय मां अम्बे खप्पड़ वाली, ये गाना सुने हैं ना, वही है खप्पर। तो तत्सम शब्द क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? खरपर। खरपर ये संस्कृत का शब्द है। आगे चलते हैं। राम ने पुस्तक पढ़ी है, ये किस काल का उदाहरण है? पढ़ी है ये मेरे पूर्ण वर्तमान काल के पूर्ण भूतकाल। पढ़ी है, राम ने पुस्तक पढ़ी है, ये बताइए कि पूर्ण वर्तमान काल का होगा कि पूर्ण भूतकाल का होगा, या फिर हेतु मत भविष्य? ये तो भविष्य है नहीं। संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत भी नहीं है, ये तो पूर्ण भूत या पूर्ण वर्तमान काल। पढ़ी है तो ये मेरे काल से सामान्य पूर्ण वर्तमान काल का ये वाक्य है। राम ने पुस्तक पढ़ी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी में कितने सर्वनाम के भेद हैं? तो हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही लॉलीपॉप है। अगले क्वेश्चन, मोहन ने कुछ नहीं खाया। मोहन ने कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्या पुरुषवाचक, क्या प्रश्नवाचक, या फिर निजवाचक, या फिर अनिश्चयवाचक? तो सर आप बताए हैं कि कुछ, कोई, थोड़ा, अल्प, ज्यादा, अधिक, अत्यधिक, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम को बोधित करता है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। चलिए प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ूं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कलम तोड़ना, बाधा दूर होना, या बढ़िया लिखना, या प्रतिकूल कार्य करना, या कटु सत्य करना। कलम तोड़ना, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ मेरे हिसाब से मेरे प्यारे साथियों बाधा दूर होना, यही कलम तोड़ना होता है। कलम तोड़ना मतलब ये ना खूबसूरत लिखना, या प्रतिकूल कार्य करना, या कटु व सत्य बोलना। मेरे विचार से लगभग लगभग अगर देखा जाए तो बाधा दूर होना ही इसका सही आंसर होगा। प्रतिकूल कार्य, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ प्रतिकूल कार्य। मेरे हिसाब से इसका आंसर शायद प्रतिकूल कार्य को ही जाता है। चलिए इसका आंसर सी लेते हैं, प्रतिकूल कार्य करना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है, आंख के अंधे गांठ के पूरे, ये एक लोकोक्ति है और इसका अर्थ है आंख के अंधे गांठ के पूरे, लोकोक्ति। और इसका अर्थ यह है मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा,
अपनी बुराई नहीं दिखती, या फिर दोहरा लाभ होना, या फिर मूर्ख धनवान। कहने का मतलब कि आपके मुहावरे से और लोकोक्ति से एक क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा और इसका आंसर होगा मूर्ख धनवान। अगले क्वेश्चन 26, निम्न में से कौन अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य चुनना है मेरे प्यारे साथियों। अशुद्ध व्यवस्था, ये तो सही है। चिड़िया, सही है। संस्मरण, संस्मरण नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों, स्मरण होता है, स्मरण होता है। मंगल ध्वनि भी सही है। आपके सामने जो अशुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बिजली का पर्यायवाची शब्द दामिनी, सफरी, वनिता या यामिनी। बिजली के पर्यायवाची शब्द होता है चंपला, चचला, विद्युत, दामिनी, तरंगिनी, तड़िनी, ऐसे होता है। ऑप्शन नंबर ए दामिनी। आगे क्वेश्चन नंबर 28, पयोधर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो मेरे प्यारे साथियों, पयोधर ये बादल का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है? बादल का पर्यायवाची शब्द। कैसे सर? तो पानी के पर्यायवाची शब्द में अगर धर जोड़ देंगे तो वो बादल का होगा। जैसे पानी के अंबुज होता है ना, अंबु, अंबुधर। पानी के पर्यायवाची शब्द में अगर धर जोड़ेंगे, पयो माने पानी होता है, पयोधर, तो ये बादल का हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे निर्धर हो जाएगा, वारिधर हो जाएगा, पयोधर हो जाएगा। ये सब किसका पर्यायवाची शब्द है? बादल का है। कुटिल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? कुटिल शब्द का विलोम शब्द सरल होता है। आगे संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा और अथवा विशेषण। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जो क्रिया जोड़ती है मेरे प्यारे साथियों वो नाम धातु क्रिया होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि रामचरितमानस कौन सी संज्ञा है? मेरे प्यारे साथियों ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और संज्ञा से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का 100% पूछेगा। इसमें नो गारंटी, इसमें देयर इज नो कंप्रोमाइज, कोई कंप्रोमाइज नहीं है, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। रामचरितमानस मेरे प्यारे साथियों, रामचरितमानस एक पुस्तक का नाम है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? तो सबसे पहले विशेषण लाल है और हम प्रविशेषण क्या पढ़े कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं और प्रविशेषण विशेषण के शब्द पहले वाले शब्द को कहते हैं। तो सिंदूरी आया है, तो आपके सामने प्रविशेषण क्या होना चाहिए? सिंदूरी। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है? मेरे प्यारे साथियों यहां पूछा है परिमाण बोधक का उदाहरण, परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण। परिमाण बोधक विशेषण वही होता है जिसे मापा या तौला जाए लेकिन गिना नहीं जाए। सफेद, वह लड़का, बड़ा सा, 4 गज, परिमाण विशेषण। जिस समास में, सॉरी यहां पे कुछ छूट गया है, जिस समास में विशेष विशेषण अथवा उपमा उपमेय का संबंध हो उसे क्या? बहुत अब सरल और आसान सा क्वेश्चन है जिसमें विशेष और विशेषण का मेल होता है मेरे प्यारे साथियों, वो कर्मधारय समास होता है। क्या होता है? कर्मधारय समास। अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्ययी होता है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है कि न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, जो तीसरा पद बनता है वही प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और आमतौर पर दोनों शब्दों के बीच में योजक शब्द रहता है। मेरे प्यारे साथियों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सीताराम में कौन सा समास है? सीता और राम, तो ये मेरे प्यारे साथियों सीता और राम जब हो गया तो ये द्वंद्व समास है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है, बहुव्रीहि समास का तीसरा पद प्रधान होता है और नई समास से नकारात्मकता का बोध होता है। जैसे अगर नई समास की बात करें तो आपका एग्जाम्पल आएगा असमय। क्या होगा? असमय। द्विगु समास में संख्यावाची जैसे नवरत्न आएगा आपके सामने। बहुव्रीहि समास में लंबोदर, गजानन, एकदंत, गणपति ऐसे आएगा। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? सीताराम द्वंद्व समास। पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है? तो जब पहला पद संख्यावाची होता है मेरे प्यारे साथियों तो वो द्विगु समास को दर्शाता है। तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा? द्विगु समास। नई समास में नकारात्मकता का बोध होता है, बहुव्रीहि समास में तीसरा पद बनता है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और आमतौर पर दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह होते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता को प्रकट करने वाले क्रिया विशेषण कहलाता है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। आज्ञावाचक जिससे आज्ञा, आदेश, विनती, प्रार्थना या मना करने का बोध, इन चारों में से कोई एक दिखा देगा मेरे दोस्त, तो आप उसको आज्ञावाचक कहिएगा। तुम क्या खाओगे, ये तो प्रश्नवाचक हो गया मेरे प्यारे साथियों। तुम सदा सत्य बोलो, तुम सदा सत्य बोलो, ये आज्ञा दे रहा है, आदेश कर रहा है, तो ये होगा आज्ञावाचक का। बाकी के जो आपका आंसर मिल गया तो आगे ऑप्शन में जाने की रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? रचना या बनावट की दृष्टि से हमको लगता है कि ये रिपीटेशन क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर आगे इसको हम लोग देख चुके हैं, लेकिन चलते हैं। रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, सॉरी 4 भेद होते हैं। आ रही बात समझ में ना? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन है मेरे प्यारे साथियों? मिश्र वाक्य हम बताए थे, जो, जिसकी, जैसे, जिधर, उधर, जहां तहां, जब, तब, यदि, वा, अथवा ऐसे जुड़ा हुआ वाक्य अगर 2 सरल वाक्य जुड़े हैं तो मिश्र वाक्य होता है। या पहला नियम। दूसरा नियम ये बताए थे कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करी। ये चारों ऑप्शन को पढ़ करके जब एक वाक्य दूसरे पर निर्भर कर रहा है तो देख लीजिएगा वो मिश्र वाक्य होगा। सिपाही को देखकर चोर भाग गया, मेरे प्यारे साथियों ये सरल वाक्य का उदाहरण है। मैं बिछौना पर गया और सो गया, एक सरल वाक्य, दूसरा सरल वाक्य। लेकिन प्यारे साथियों यहां जो दूसरा सरल वाक्य है ना, वो उपवाक्य नहीं है और से जोड़ा हुआ है, तो ये मेरे प्यारे साथियों संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। ये तो संयुक्त वाक्य को दर्शाता है मेरे प्यारे दोस्तों, और ये सरल वाक्य को दर्शाता है मेरे प्यारे साथियों। और देखिए, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, जब तले ना आईब तब तले ना जाइब, तो मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा कब? जब तुम आओगे तब। एक वाक्य दूसरे पर निर्भर कर रहा है, या यदि तो से जुड़ा हुआ है, तो आपका मिश्र वाक्य यही होगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन में पूछा है मिश्र वाक्य। आगे चलते हैं। रात और संध्या के बीच के वेला, वेला मतलब समय, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द आएगा गोधूली। गोधूली आएगा मेरे प्यारे साथियों। क्या आएगा? गोधूली। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन संख्या 42 क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथियों? क्वेश्चन संख्या 42 क्या कह रहा है, एक बार देख लेते हैं। चिता में रात भर जगना, चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का अर्थ है? घोड़ा बेचकर सोना, चिंता में जो सोएगा यार नहीं जग। 3-13 करना, 3-13 करना का मतलब किसी काम को करने में हाँ ना करना। उल्टी गंगा बहाना या अपना विरोध कार्य करना। तारे गिनना। मेरे हिसाब से 2 ऑप्शन यहां पे कंप्लीटली रूप से कट जाएंगे कि तारे गिनना तो होगा नहीं चिंता में। उसके बाद घोड़ा बेचकर सोना मुहावरा है एक, जिसे नींद, चैन की नींद लेना। आपका या तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा या ऑप्शन नंबर डी। उल्टी गंगा बहाना मतलब विरोध कार्य करना होता है। उल्टी गंगा बहाना मतलब विरोध कार्य करना होता है। 3-13 करना मेरे हिसाब से इसका आंसर हो सकता है। चिंता में रात बिताना, 3-13 करना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? शेर के समान बलवान, शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है? तो शेर क्या है? संज्ञा है, उसकी तुलना की जा रही है बलवान, तो ये संज्ञा पदबंध है। हमने आपको पदबंध नहीं पढ़ाया लेकिन हम पढ़ा देंगे, क्लियर? आप टेंशन मत लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे साथियों? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसके साथ कर्ता ने, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। नहाना, खांसना, छींकना या भूलना। कौन ऐसा शब्द है जिसमें ने चिन्ह का प्रयोग नहीं हो? मेरे हिसाब से मेरे प्यारे साथियों भूलना में नहीं हो सकता है। नहाना, खांसना, छींकना और भूलना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो जब एक से अधिक का बोध कराएगा मेरे प्यारे साथियों तो उसको वचन कहते हैं। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन, मां ने बच्चे को रोटी खरीदे। मां ने बच्चे को, यहां पे दू आ रहा है, एक ने आ रहा है, एक को आ रहा है। तो अगर ने आ रहा है तो यहां पे तो कर्ता कारक आएगा, और कर्ता ने आ रहा है तो यहां पे कर्म कारक या संप्रदान कारक आएगा।
दो आएगा, तो यहाँ पे देने को आया है। तो देख लेते हैं बात, माने अगर कर्ता कारक इसमें तो संप्रदान है, संबंध है, संबोधन है और करण कारक है। तो संबंध का के की है कट जाएगा, करण कारक से के द्वारा होता है कट जाएगा, संबोधन हे अरो अरे अजी मैं पर होता है ये कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, संप्रदान को के लिए कर्म कारक भी नहीं है इसमें। आगे 47 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अब आ रहा है किताब से क्वेश्चन। भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख कारण बनी हुई है। मेरे प्यारे साथियों, अभी तक हमने 46 क्वेश्चन देखे और सारे क्वेश्चन व्याकरण से देखे, 46 क्वेश्चन व्याकरण से देखे, और मैं उम्मीद करता हूं कि 46 क्वेश्चन में से आप लगभग 35 of 38 या 40 के करीब सही बना लिए होंगे, किसी किसी का 46 भी सही होगा। अब सीधे हम अपनी पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पे दिखने की कोशिश कर रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से और कितनी क्वेश्चन पूछा है। पहला भीमराव अंबेडकर से क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। यहाँ पे देखिए, भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है, बेरोजगारी का या अशिक्षा का या स्त्री उत्पीड़न का या दहेज प्रथा का। तो क्या आई है बात पाठ्य पुस्तक में, बेरोजगारी का। तो आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, तो आंसर बेरोजगारी होगा। क्लियर, मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता पाए होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से सेन साहब की एक बेटी का नाम क्या था। सेन साहब की 5 बेटी थी, सीमा, आरती, उलो, शेफाली, रजनी। रजनी, सीमा, आलो, आरती, शेफाली, इसमें से कोई आ रहा है, तो जी सर आ रहा है शेफाली। शेफाली। क्वेश्चन नंबर 49, मैक्स मुलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। साहित्य की कौन सी विधा, विधा लिखा है मेरे प्यारे साथियों, और इस विधा का मतलब आप लोगों को बता दे कि प्रकार होता है, और विधा का मतलब क्या होता है, प्रकार होता है। जैसे भारत से हमने क्या सीखा, क्या ये कहानी है, क्या ये निबंध है, क्या ये ललित निबंध है, क्या ये भाषण है, क्या ये साक्षात्कार है, क्या ये क्या चीज है बताइए। तो आप कहिएगा कि सर ये तो क्या है, ये तो एक भाषण है। ये क्या है मेरे दोस्त, ये एक भाषण है। क्लियर, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने बोला है कि पाठ के सारे कवि परिचय पढ़ लीजिएगा, और कवि परिचय में से आपसे क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछता है, और यहाँ पे पूछ भी दिया है, और इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, हिंदी तथा इनकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन, हिंदी तथा इनकी विविध बोलियां किस लिपि लिपि लिपि। जब भी बात आए लिपि तो हम लोग पढ़े हैं देवनागरी लिपि, गुणाकर मूल्य। क्लियर, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बिना समय को बर्बाद करते हुए। आगे क्वेश्चन नंबर 52, चल चुपचाप बना रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुम्हारे लिए पतली पतली नरम नरम रोटियां सेकर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी के किस पात्र का है। बहादुर शीर्षक कहानी में 3 4 5 पात्र ऐसे हैं जो हम आपको नाम बताते हैं। एक निर्मला है, एक किशोर है, एक बहादुर है, एक लेखक है। बहादुर पाठ में निर्मला, किशोर, लेखक, बहादुर, एक रिश्तेदार की पत्नी और एक रिश्तेदार और उनके बाल बच्चे। तो इनका नाम मेंशन नहीं हुआ है। यहां पे ये बात कौन कर रही है, तो यहां पे ये बहादुर की मां कह रही है। कब, जब बहादुर काम नहीं करने के लिए किशोर का नहीं बोल देता है उस समय उसकी मां। और दूसरी बात कि पड़ोसी के कहने पर ये रोटी नहीं बना के देती है बहादुर की मां। आगे चलते हैं अगली क्वेश्चन, गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो गुरु नानक मेरे प्यारे दोस्तों हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। जैसे राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, निर्गुण सत्य भक्ति। और निर्गुण भक्ति धारा के कवि उसे कहते हैं जो बाह्य आडंबर को विरोध करते हैं, यानी सिर्फ भक्ति को ही बढ़ावा देते हैं। और सगुण कृष्ण भक्ति धारा या सगुण भक्ति धारा वो होते हैं जो बाह्य आडंबरों को बढ़ावा देते हैं। मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर जैसे दंड कमंडल सीता सुख सब होते हैं, या तीर्थ धाम घूमिए, ये सगुण भक्ति धारा लोग वाले बोलते हैं। लेकिन निर्गुण भक्ति धारा वाले कहते हैं कि नहीं, सिर्फ कीर्तन करिए, राम नाम जपिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है
मेरे प्यारे साथियों, कृष्ण भक्त की कवि रसखान किस छंद में प्रसिद्ध थे? तो कृष्ण भक्त कवि रसखान सवैया में प्रसिद्ध थे, सवैया में प्रसिद्ध थे। कवि घनानंद किस मार्ग को अति शुद्धो कहते हैं? भाई रे मेरे प्यारे दोस्तों, प्रेम मार्ग को अति शुद्धो कहते हैं। प्रेम मार्ग जैसा शुद्ध और पवित्र जगह कोई नहीं है। क्लियर? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे बंधुओं मैं प्रदर्शित कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप बखूबी दे पाएंगे। कवि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? कवि प्रेमघन का पूरा नाम एक बीघा में है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। देख भैया, सब में प्रेमघन लिखल बा, लेकिन उनका ओरिजिनल नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। 57 नंबर पाठ्य पुस्तक में महाभारत माता शीर्षक कविता किस काव्य से संकलित है? मेरे प्यारे साथियों, भारत माता सुमित्रा नंदन पंत। मैं एक अंतरा सुना देता हूं। भारत माता ग्राम वासिनी खेतों में फैलासा अमल धूल भरा मैलासा अंचल गंगा यमुना में आंसू जल मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी भारत माता ग्राम वासिनी। ये ग्राम्या से लिया गया है। आ रही बात समझ में ना? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा ही सुंदर कविता है जो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। आगे, कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहां मिलेंगे? भैया रे, रामधारी सिंह दिनकर क्या लिखे हैं? जनतंत्र के जन्म के लेखक है ना। तो क्या बतैले बाने कि आज के देवता आप खेतों में खोजिएगा, खलिहानों में खोजिएगा, काम करते हुए मेहनत मजदूर कस होंगे, मंदिरों मस्जिदों में नहीं मिलेंगे, ये हमारे खेत खलिहानों में मिलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? आप दही वाली मंगमा पढ़े होंगे जो श्रीनिवास उड़िया भाषा कर्नाटक कन्नड़ भाषा में है, उसी का हिंदी अनुवाद दही वाली मंगमा कहानी का किए हैं B.R. नारायण। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर मैं अगर चलूं तो कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि आप इसका आंसर दे दिए होंगे। मंगू को झूठा लाड़ लगाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है। मंगू को झूठा लाड़ प्यार करके तुमने अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली हो तो जानवरों को भी पखाना पेशाब करना, कहां करना है कहां ना करना, इसका ख्याल आ जाता। यह कथन मां शीर्षक कहानी से तो है, ये है, लेकिन इस किस पात्र का है? माँ जी की बहू, माँ जी की बड़ी पुत्री, माँ जी की पुत्र, या अस्पताल के मेट्रन? अस्पताल के मेट्रन तो ऐसे बोला नहीं है। माँ जी के पुत्र तो नहीं बोला है। बहू भी ऐसी बात नहीं कह सकती है। जो बड़ी पुत्री थी ना, माँ जी की बड़ी पुत्री, वो क्या थी? यही बोल रही थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, टीले की ओर, टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में पिछड़ जाती है? लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत था और वो बेचारी पिछड़ जाती है। क्लियर? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 62, वल्ली अमाल के गांव का नाम मेरे प्यारे बच्चों मुनांडी पट्टी था। 63 नंबर, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का नाम? धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, ये राष्ट्र वनिका भागदू की लास्ट अध्याय है। धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी भाषा, जिसके लेखक सांवर दैया है, और इसका खुद अनुवाद स्वयं सांवर दैया ने ही हिंदी में किया है। और उसमें एक मां पे संबंधित कहानी है, जिसके 3 बेटे होते हैं। नारायण, जिसकी पत्नी का नाम क्या होता है? भंवरी। उसके बाद होता है कैलाश। नारायण की पत्नी का नाम शायद राधा था। भंवरी, कैलाश की पत्नी का नाम भंवरी, और बिज्जू के पत्नी का नाम पुष्पा। तो क्या पूछा है? कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? तो कैलाश की पत्नी का नाम शायद नहीं, भंवरी ही था। क्लियर? नारायण की पत्नी का नाम राधा था। सॉरी, नारायण की पत्नी भंवरी और कैलाश की पत्नी राधा। कैलाश की पत्नी शायद राधा ही होगी। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को विभाग बनाकर जला दिया। यह पंक्ति हिरोशिमा पाठ से है। आगे, आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? आत्मजयी, आत्मजयी प्रबंध महाकाव्य है ये वीर कुंवर नारायण की रचना है। किनकी रचना है? कुंवर नारायण की। चलिए दोस्त, आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। कवि रेनर मारिया रिल्के, कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहां विश्राम करती है? तो कवि के कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती है।
आगे कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान एकाकी और निरुपाय है? तो मेरे प्यारे साथियों, भक्त के बिना। हम क्या बताए हैं कि ईश्वर का अस्तित्व किनके बिना समाप्त हो जाएगा? तो भक्त के बिना समाप्त हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे प्यारे साथियों। एक बार क्वेश्चन को सारे बच्चे ध्यान से पढ़ करके इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन यही है आपके सामने। क्या हो गया? हाँ दोस्त देखो, समकालीन हिंदी कविता की कवयित्री अनामिका का जन्म कहां हुआ था? मेरे प्यारे साथियों, इनका जन्म तो बिहार में हुआ ही था, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। कवयित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है? सृष्टि की विकास कथा का परमाक्षर सफलता पर उमड़ा उत्साह। सफलता पर तो कभी उमड़ा उत्साह ही नहीं है। विफलता के कारण उत्पन्न क्रोध, क्रोध भी नहीं है मेरे प्यारे साथियों। पहली विफलता पर छलके आंसू, यही पहली विफलता पर छलके आंसू प्रथमाक्षर का ये नियम है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारी नींद, हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण गरीब बस्तियों में हुआ। गरीब बस्तियों में कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कुलसुम की देसी कचौड़ी घी को संगीतमय कचौड़ी कहते थे। क्लियर? हालांकि ये आप लोग नहीं पढ़े होंगे, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है देख लीजिए। मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से परछाई दिखती नहीं है? तो ये दीदी कहती थी कि जो मछली मर जाती है ना उसकी आंखों में परछाई नहीं दिखती है। अगला क्वेश्चन नंबर 73। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी किए थे। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शीर्षक कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करती है? इनमें से कौन सी ऐसी कविता है जो पर्यावरण के अंतर्व्यथा को? अक्षर ज्ञान नहीं सर, मेरे बिना तुम प्रभु पर्यावरण को नहीं बताता है। एक वृक्ष की हत्या, जी सर, यही कुंवर नारायण लिखे हैं, एक वृक्ष की हत्या जो दर्शाता है पर्यावरण के बारे में। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 75। मंगमा किसके साथ, किसके मन को बस में करने के लिए 3-4 गुण माँ जी को बताती थी? बताइए, बड़ा ही अच्छा बात है। मंगमा जब भी दही बेचने जाती थी तो माँ जी को बताती थी, किसके बस में रखने के लिए? बेटे को, पति को। जी सर, पति को कैसे बस में रखा जाता है ये 3-4 गुण भी बताती है। कैसे? नया जब पति आए तो नया नया कपड़ा पहन कर रहना चाहिए, सेंट वगैरह लगा कर रहना चाहिए, 2-4 पैसे एक्स्ट्रा उसके हाथ पे दे देना चाहिए, कभी दुख की बात नहीं करना चाहिए। ये पति को मनाने की बात बताती है, ऐसे अपने वश में रखा जाता है, इस प्रकार की बातें कहती है। कौन? मंगमा। आगे चलते हैं। कह कि सीता अपने 2-4 पूर्व पल्लों की गठरी बांधकर, सीता सीता धरती कब तक घूमेगी, ये बात याद रखिएगा। सीता धरती कब तक घूमेगी कहानी की प्रमुख पात्र है, जो अपने 2-4 पूर्व पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहां से निकल जाती है? अस्पताल से। धरती कब तक घूमेगी, अस्पताल की चर्चा नहीं है, रेलवे स्टेशन की चर्चा नहीं है, वृद्धाश्रम की नहीं है, घर से बेचारी निकल जाती है। निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? निराला के साहित्य साधना पुस्तक के लेखक ये राम बिलोचन शर्मा है, सॉरी नलिन बिलोचन शर्मा है। राम बिलोचन नहीं, नलिन बिलोचन शर्मा है साहित्य साधना पुस्तक के लेखक। क्लियर? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है? पहले ये बताइए कि ये वर्णिका भाग 2 से क्वेश्चन आया हुआ है। उड़िया, ढहते विश्वास उड़ीसा से लिया गया है, और ढहते विश्वास के लेखक कौन है? सात कोड़ी होता। तो क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे पलट के पूछा है। निम्नलिखित में से कौन? उड़िया। उड़िया ये वर्णिका भाग 2 में से है। पहला है मंगमा, दही वाली मंगमा जो कि कन्नड़ भाषा में, दूसरा ढहते विश्वास, उसके बाद नगर है, फिर माँ है, और फिर धरती कब तक घूमेगी। नगर है सुजाता,
उसके बाद माँ मंगू और धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी है। तो ये उड़िया, ढहते विश्वास, जिनके लेखक कौन है, सात कोड़ी होता। तो देख लीजिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा है, निम्नलिखित में से कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं, सात कोड़ी होता। आगे चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा? कवि जीवनानंद दास अगर अगले जन्म में हंस बनेंगे तो हंस केकर होई? हंस किसी किशोरी का, पैरों में घुंघरू, लाल पैरों में घुंघरू बांध कर आऊंगा मैं, पग घुंघरू बांध सीता नाची थी। यह बतिया तो भाई भाई किसी किशोरी का। आप किसी मछुआरा का भी बात नहीं आया, किसी लड़के की भी बात नहीं आया, नाविक की बात आई है तो टूटी फटी पालों पर नाविक होता है। तो बात करते हैं किसी किशोरी का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80। महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए? तो वो है अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा। 81 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? हालांकि ये सभी लोग जानते होंगे, सारे भारतवासियों के लिए गर्व की बात है कि अंतरराष्ट्रीय छुट्टी 2 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन गांधी जयंती के रूप को अहिंसा दिवस के रूप को भी अपना करके और अहिंसा दिवस के रूप में भी हम उसको मनाते हैं। 82 क्वेश्चन कहता है कि अभिनव शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता एक पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो। उत्तर हो सकता है, उत्तर क्या कैसी तुम नदी हो, उसका मतलब होता है जैसी तुम कविता हो, यानी जिस तरह से नदी में अथाह जल होता है उसी तरह से कविता में शब्दों में अथाह होता है, कवि के शब्दों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। 83 बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी मां को मानते थे। पिताजी गुरु थे लेकिन उनकी मां उनकी जज या फिर एग्जामिनर थी। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रूप देख करके सशंकित हो जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों, ढहते विश्वास जो कहानी है ना वो उड़िया की कहानी है और इसमें लक्ष्मी जो है वो मुख्य पात्र है और वो आसमान का रूप देख करके सशंकित मतलब डर जाती है। 85 नंबर क्वेश्चन। चोर चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पप्पाती की आंखों में भीतरी भाग का परीक्षण किया? तो एक होता है इंफेक्शन पंप, ये तो नहीं था। स्टेथोस्कोप से बुखार जांचा जाता है, आपका ऑप्शन ऑप्थेल्मोस्कोप होगा, जो लाइट जांच करके आंख की रोशनी, आंख में रोशनी फेंक करके और उसकी रोग की जांच की जाती है ऑप्थेल्मोस्कोप से। आगे क्वेश्चन नंबर 86 भक्त कवि गुरु नानक के पद में किस भाषा रचित है? तो ये अवधी भाषा है मेरे प्यारे साथियों। किस भाषा की है? अवधी भाषा। 87 नंबर 252 श्रेष्ठों की वार्ता के अनुसार राम रसखान को किसने पुष्टि मार्ग? तो विठल नाथ ने दिया था मेरे प्यारे साथियों। किसने दिया था? विठल नाथ ने। किसने दिया था? विठल नाथ ने। आप कवि परिचय पढ़िएगा तो सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म रामधारी से दिनकर। कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्ति क्या है? तो मिट्टी की अबोध मूर्ति मेरे प्यारे साथियों जनता है, जो कहां मिलेगी? खेत और खलिहान में काम करते हुए। 89 परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफलित होकर उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर होगा आदिम भावनाएं। क्या? आदिम भावनाएं। क्लियर? आगे चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो 90 नंबर का क्वेश्चन है ये है, गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र यानी पटना को नगर कहने की जानकारी मिलती है? तो गुणाकर मूल्य क्या लिखे है? नागरी लिपि और नागरी की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका जगह आप आंसर खोजिएगा तो आपको पादता डीतकम नामक नाटक से जानकारी मिलेगी कि पाटलिपुत्र को पटना भी कहा जाता था। तो कहां से मिलती है? पादता डीटकम नामक नाटक से। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन 91 नंबर। अब हम लोग बाउंड्री लाइन पर पहुंच गए हैं। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता है कौन? तब कवि क्या जवाब देता है? जब बूढ़ा दोस्त ललकारता है कौन, तो कवि दोस्त देते मैं तुम्हारा दोस्त। कवि यही क्या कहते हैं? यही आंसर देते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। 92 क्वेश्चन अक्षर ज्ञान, जिनके लेखिका अनामिका है। शीर्षक कविता में अंग के ड को मां क्या मानता है? तो सभी लोग जानते हैं कि अंग के ड को मां मानता है, अंग के ड को मां मानता है और उसके बगल में बैठे बिंदु को क्या मानता है? बेटा मानता है। तो यहां से आपका आंसर क्या होगा? मां होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहां हुआ था?
तो कर्नाटक में तो हुआ था, तो इसमें भी कर्नाटक है, इसमें भी कर्नाटक है, इसमें भी कर्नाटक, इसमें कर्नाटक, लेकिन आपका ऑप्शन जाएगा कोलार के कर्नाटक में हुआ था। क्लियर। 94 नंबर क्वेश्चन, मां शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका ने मंगू को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या करती है? आकर्षित करने के लिए हाथ में रुमाल लेकर के फटकारती है। कैसे भाई? जब मां मंगू आपस में गले से मिलकर रो रही थी तो वहां परिचारिका कब जब ले जा रही थी हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए, तो परिचारिका रुमाल झाड़ कर उसके ध्यान को आकर्षित करती है और तब मंगू को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज की शिष्या रश्मि वाजपेयी रंगकर्म किस पत्रिका का संपादन किया? तो नटरंग पत्रिका का संपादन किया। कवि घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? कवि घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम। और घनानंद को किसके सिपाहियों ने? तो नादिर शाह के सिपाहियों ने मारे थे। आगे चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मैक्समुलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास में एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट कर दिखाया? तो मैक्समुलर किस भाषा को महत्वपूर्ण दिए थे? अपनी भारत से हमने क्या सीखा? संस्कृत में। 98, कवि जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चरित कवियों में से एक हैं? तो कवि जीवनानंद दास बांग्ला के हैं। कवि जीवनानंद दास कहाँ के हैं? बांग्ला के, जिन्होंने कवि जीवनानंद क्या लिखे हैं? लौटकर आऊंगा फिर, बांग्ला के एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार थे। आगे क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है देख लीजिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जिनके लेखक हैं। शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं के राजा हथियार वज्र किसकी हड्डियों से बना गया था? देवताओं के राजा वज्र की जो हथियार बना था वो दधीची मुनि की ऋषि से बना था। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग पहुंच गए हैं अंतिम क्वेश्चन, सेंचुरी लगाने के लिए। आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए सेंचुरी आ गया है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषाविद थे? तो ये हमारे अज्ञेय जी थे। अज्ञेय जी बहुभाषाविद कवि थे मेरे प्यारे साथियों। चलिए, इस तरह से हम लोग 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप 100 में से ज्यादा स्कोर कर चुके होंगे। लगभग 95, 96 ऐसे स्कोर आप लोग कर लिए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो जमकर के लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करना मत भूलिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए मेरे दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मिलेंगे तो एक और नया सा टॉपिक लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।